हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और आज हम लोग फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस पेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करने की कोशिश करी गई है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपके मान के चलिए 5 नंबर का काम हो जाएगा। तो 5 नंबर की इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है और पूरी यहाँ पर हम कवर करेंगे। खास बात यह है इस वीडियो की, हमने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस पेट का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को अरेंज किया है और वो सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए आप, तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। अडॉप्ट कब किया गया था, यानी कि अंगीकार कब हुआ था इसका? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रहेगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था इसका, यानी कि अडॉप्ट किया गया था, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, किस तारीख को? इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में एज इट इज आ जाती हैं। तो कब किया गया? 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि संविधान के स्रोत, मतलब किस संविधान से क्या क्या चीज़ें इंडियन संविधान में मिलाई गई हैं, ली गई हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया देखिए, पार्लियामेंट ऑफ सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। रूल ऑफ लॉ लिया गया, यानी कि विधि का शासन लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता कानून भी कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। रिट और कैबिनेट प्रणाली, यानी कि रिट और कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स और कैबिनेट सिस्टम, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएसए से क्या क्या लिया गया, ध्यान से देखते हैं एक बार। फंडामेंटल राइट हो जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रियम्बल। हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग किसका? उपराष्ट्रपति का। इम्पीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट का। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और लास्ट हो जाएगा प्रस्तावना। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। देखिए, आयरलैंड से लिया गया DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड का, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के। जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं कि कौन करता है उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव की विधि ली गई है। राज्यसभा के नामित सदस्य लिए गए हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि संघीय प्रणाली मजबूत केंद्र के साथ। अभिष्ट शक्तियों केंद्र के पास रहेंगी, यानी कि जो रेसिडेटरी पावर है वो किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास रहेगी। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, से भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो ध्यान रहेगा कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडेटरी पावर सेंटर के पास रहेगी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। USSR यानी रसिया से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य, और 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना, ये सब कहाँ से ली गई हैं? रसिया, USSR से। ठीक है, आगे चलते हैं। सोवियत संघ से। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। करंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और ट्रेड एंड कॉमर्स, और जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये सब कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। समवर्ती सूची और व्यापार और वाणिज्य संसद की संयुक्त बैठक, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रांस की ओर। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में ये तीनों शब्द मेंशन करे गए हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि प्रस्तावना में मेंशन है, वो सब कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया, और इलेक्शंस ऑफ अ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे चलते हैं, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, और सस्पेंशन ऑफ राइट, अधिकारों का निलंबन। तो ये सब कहाँ से? जर्मनी से। जापान की बात करते हैं। जापान से क्या लिया गया है? कानून बनाने की प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से है? जापान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो ये सब तो कवर हो गए कि कहाँ से क्या लिया गया, यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितनी है, 12 है, तो सबको पढ़ते हैं बारी बारी कि शेड्यूल में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या मेंशन है। तो शेड्यूल 1 में है नेम ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स और यूटीज के नाम के बारे में बात करी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है इसमें, किसमें, शेड्यूल 1 में। आगे चलते हैं, शेड्यूल 2 की बात करते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में जिक्र किया गया, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग एंड जजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये किसमें है, शेड्यूल 2 में है। आगे चलते हैं, शेड्यूल 3 की बात करते हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। शेड्यूल 4 की बात करते हैं, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा की बात करी गई है। आगे चलते हैं, शेड्यूल 5 की बात करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया का जो प्रशासन है उसकी बात करी गई है, अनुसूचित क्षेत्र और अन्य जनजातियों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, शेड्यूल 6 की बात करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा ट्राइबल एरियाज़ का, वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी। यहाँ पर कौन से, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, ATMM, ATMM यानी कि असम, फिर त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM ध्यान रहेगा। शेड्यूल 6 में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 7वें की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें आ जाएंगे कौन कौन से, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्टें लिखी गई हैं, जिसमें संघ है, राज्य है और समवर्ती सूची की भी बात करी गई, किसमें, शेड्यूल 7 में। आगे चलते हैं, शेड्यूल 8 की बात करते हैं, तो इसमें हो जाएंगी 12 आधिकारिक भाषाएं। कौन, कितनी, 12 आधिकारिक भाषाएं शेड्यूल 8 में। आगे चलते हैं, शेड्यूल 9 की बात करते हैं, कुछ कानूनों की वैधता, जैसे कि भूमि सुधार, वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि लॉर्ड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, तो ये हो जाएगा शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 10 की बात करते हैं, एंटी डिफेंशन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी प्रावधान किसमें रखे गए हैं, शेड्यूल 10 में। आगे चलते हैं, शेड्यूल 11 की बात करते हैं, पावर ऑफ पंचायत, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। पावर ऑफ पंचायत, जो पंचायत है वो किसमें है, शेड्यूल 11 में। पंचायतों का अधिकार, जिसमें 29 विषय हैं। शेड्यूल 12 में किसकी बात करेंगे, नगर पालिकाओं का अधिकार, म्यूनिसिपैलिटी का सब्जेक्ट की बात करेंगे। इससे पहले शेड्यूल 11 में पंचायती राज और इसमें म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट्स रखे गए। आगे चलते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रियम्बल का। देखिए, डिस्क्राइब करता है, जो हमारा प्रस्तावना है उसमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कैसा, भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बताया गया है, किसको, इंडिया को। आगे चलते हैं, जो कि ऐड किए गए हैं ये कुछ 42वें संशोधन के द्वारा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द को ऐड किया गया है कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ध्यान रहेगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द हैं, ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो इंस्पायर्ड है USA से। ठीक है, प्रियम्बल। आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो कि इंस्पायर्ड हैं US बिल ऑफ राइट्स से, किससे, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। कौन, भारत के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो कि मेंशन करे गए हैं किसमें, पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक बात करते हैं, यानी कि 12 से 35 तक जो चीज़ें मेंशन करी गई हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं। तो पहला इसी को, जो हमारा संविधान आया था, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, किसको, इंडियन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको। ठीक है, दे आर जस्टिसेबल और इन्फोर्स बाय द कोर्ट, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, जस्टिसेबल हैं और कैसे हैं, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ लिस्ट दी गई हैं फंडामेंटल राइट की। तो पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। कहाँ तक, 14 से लेकर के 18 तक। कौन से हैं, समानता का अधिकार, किसका है, राइट टू इक्वलिटी का। तो पहला है, देखिए, आर्टिकल 14 में है, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का निषेध, ये किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में, ध्यान रहेगा, आर्टिकल 15 में। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये किसमें लिखा गया, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में, ध्यान रहेगा। और एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये किसमें है, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में। इन सभी का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में। एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स की बात करते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में बात करते हैं, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में मेंशन करे गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनको।
आर्टिकल 19 में 6 तरीके की आपको स्वतंत्रता दी जाती हैं, जिसमें कौन से हो जाएंगे, भाषण की, सभा की, संघ की, गमन की, निवास की और व्यवसाय की, यानी कि स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन, इन सभी की बात करी गई किसमें, आर्टिकल 19 में। आगे चलते हैं। अपराध के लिए दोषी सिद्ध से सुरक्षा, यानी कि ये किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 20 में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ आर ऑफेंसेस, तो ये है आर्टिकल 20 में, ध्यान रखिएगा इसको। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसमें रखी गई है, आर्टिकल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी किसमें है, आर्टिकल 21 में, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है, जो कि आर्टिकल 21A में है। राइट टू एजुकेशन किसमें है, आर्टिकल 21A में है। ऐड किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में है, 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, ध्यान रहेगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि गिरफ्तारी और निषेध से सुरक्षा किसमें है, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 में, किसमें, अनुच्छेद 22 में, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 की बात करी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, किसमें है, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में। प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबरर, ध्यान रहेगा, तो ये किसमें है, आर्टिकल 23 में। आगे चलते हैं। यहाँ पर 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखानों या फिर खदानों में काम करने से निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अ चाइल्ड लेबर, किसमें है, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में, ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं। चाइल्ड लेबर की बात किसमें करी गई है, अनुच्छेद 24 में। हाँ, अब देख लेते हैं यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है, आपको मेंशन करे गए हैं। तो देखिए, पहला है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र अभ्यास, यानी कि फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ द रिलीजियस, जो कि है आर्टिकल 25 में, अनुच्छेद 25 में। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र अभ्यास, आपकी जो मर्जी है आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसको मान सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, यानी कि आपको अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करने की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 26 में मेंशन करी गई है। किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने से मुक्ति, आपसे कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं मांग सकता है कि हमें रिलीजन को प्रमोट करना है। फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन, तो इसके लिए अनुच्छेद 27 की बात करी गई है। आगे चलते हैं। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं, जो कि अनुच्छेद 28 में दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्चर और एजुकेशन राइट, यानी कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, जो कि 29 और 30 में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 में। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किसमें करी गई है, आर्टिकल 29 में, ध्यान रखिएगा इसको। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी किसमें है, आर्टिकल 29 में। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक के शिक्षणों संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 30 में। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो माइनॉरिटी लोग हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 30 में, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, किसने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं इसमें, तो इनको कवर करिए। अभी तक भी चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट में लिखिए जरूर अपना फीडबैक, वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, कौन, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या देता है, मूव टू कोर्ट। अपने जब आपका संविधान जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो फिर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, किसके जरिए, आर्टिकल 32 के जरिए, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कोर्ट की रिट्स होती हैं, तो पहली रिट्स है हमारी हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोर्ट जो है इनको इशू करता है आपकी, ताकि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहला हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, दूसरा हो जाएगा मैंडेमस, फिर हो जाएगा प्रोहिबिशन और फिर सर्टियोररी। एक और होती है जो कि है हमारी क्यू वारंटो। न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस आता है, मैंडेमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, सर्टियोररी आता है और क्यू वारंटो आता है। तो ध्यान रहेगा, आर्टिकल 32 को
ये रहा, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि ये इन्फोर्स करते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पार्ट थर्ड, जो कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हो गया, भाग अनुच्छेद ये कवर हो गया। आगे चलते हैं। इंस्पायर है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जस्टिसेबल होंगे, संविधान को हृदय आत्मा भी कहा गया है, ये सब कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, यानी कि डीपीएसपी की बात करते हैं, जो कि पार्ट फोर्थ में है। आर्टिकल कहाँ से, 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 में अनुच्छेद कौन कौन से, 36 से 51 तक इनको मेंशन किया गया है। इंस्पायर है कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से प्रेरित हैं, आयरलैंड से प्रेरित हैं। नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। क्या डिफरेंस है इसमें, देखिए डीपीएसपी में इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो फंडामेंटल राइट थे इनको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। ठीक है, उसी के लिए आर्टिकल 32 बनाया गया था, जिसमें कोर्ट 5 प्रकार की रिट इशू करता है। ध्यान रहेगा, क्लियर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर आपको फंडामेंटल को इन्फोर्समेंट करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, लेकिन अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो फिर आर्टिकल 226। ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट फोर्थ में है, 36 से 51 तक है। इंस्पायर कहाँ से हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, क्या है इनका उद्देश्य, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक है। आगे बढ़ते हैं इनको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इनको हिंदी में। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3 टाइप की हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि समाजवादी तत्व हैं। तो पहला पढ़ते हैं आर्टिकल 38, जो कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जो अनुच्छेद 38 है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था द्वारा जनता के कल्याण का प्रयास करता है, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर की बात करता है, जनता के कल्याण की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 38। आगे बात करते हैं आर्टिकल 39 की, जो कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका का साधन, यानी कि एडुकेट लाइवलीहुड फॉर द ऑल सिटीजन, सभी के लिए आजीविका का साधन की बात करता है। इक्वल पे, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं संपत्ति का समान वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन, एक जगह केंद्रित ना हो, संपत्ति का समान वितरण, जो कि इस समय इंडिया में बहुत हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लेकिन इसको हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते, यानी कि कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ अगेंस्ट, यानी कि बालक और युवाओं के शोषण से बचाना। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 39A, यानी कि अनुच्छेद 39A, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देने और न्याय को बढ़ाना, यानी कि फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर एंड प्रमोट द जस्टिस। ध्यान रखना इसको, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना और न्याय को बढ़ाना, किसमें है, आर्टिकल 39A में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 41 की बात करते हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि अनुच्छेद 41 किसकी बात करता है, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, जो कि विशेष परिस्थितियों में है, तो ये आर्टिकल 41 में आ जाता है। आर्टिकल 42 की बात करते हैं, प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ अ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, यानी कि लोगों से जो है मानवीय कामकाजी परिस्थितियाँ और मृतत्व सहायता, जो कि अनुच्छेद 42 में है। मानवीय कामकाजी, किसी से आप बहुत काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, तो एक लिमिट में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 43 की बात करते हैं, जो कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक स्तर की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 43 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये किस में है, आर्टिकल 43A में। आगे देखते हैं 47 की बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रीच द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि आर्टिकल जो 47 है वो किसकी बात करता है, पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारना और नशीले पदार्थों को बैन करना, यानी कि उनको निषेध करना, ठीक है, उनका बहिष्कार करना। आगे चलते हैं। गांधीज प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवादी, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, अब दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, गांधीज प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवादी तत्व। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए गांधीवादी तत्व में पहला है अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत का गठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करी गई है। अनुच्छेद 43 यानी कि प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, किसमें है? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात करी गई है और प्रमोट कराया गया है कॉटेज इंडस्ट्रीज को यानी कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है अनुच्छेद 43 में, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, आर्टिकल 46 की बात करते हैं जो कि अनुच्छेद 46 यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्ग की शिक्षा और आर्थिक उन्नति की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 46। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की जो कि प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक एंड ड्रग्स पर ही बात है कि उन सभी को नशीले वस्तुओं का निषेध। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 की बात। आर्टिकल 48 यानी कि अनुच्छेद 48 जो कि गाय, बछड़ों और उपयोगी पशुओं का वध निश्चित करता है यानी कि इनका स्लॉटर नहीं होगा, इनकी बात करता है कौन? आर्टिकल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा थर्ड वाला। तो सबसे पहला कौन सा था? सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर गांधीयंस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से? लिबरल और इंटेलेक्चुअल यानी कि उदार और बौद्धिक तत्व की बात करेंगे। तो देखिए इसमें बात करी गई है अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ऑल सिटी यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून, किसी के लिए भी अलग कानून नहीं होंगे यानी कि सभी के लिए एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे चलते हैं। 45 की बात करते हैं प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि अनुच्छेद जो 45 है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। कौन? आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 की बात करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडल लाइन्स यानी कि जो अनुच्छेद 48 है जो कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन की बात करता है। आर्टिकल 48A बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा, वन और वन्यजीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड उनका सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48A में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, आर्टिकल 49 की बात करते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी कि दोनों को अलग अलग रखना है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, हाँ, तो ये तो हमारे हो गए डीपीएसपी पढ़ लिया हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं पार्लियामेंट की जो कि आपके में टॉपिक दिया गया पार्लियामेंट, तो इसको पढ़ते हैं फटाफट। पार्लियामेंट में स्ट्रक्चर कैसा होता है पार्लियामेंट का पढ़ते हैं पहले। इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कैसा है? बाई कैमरलिज्म यानी कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हैं। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों है। भारतीय संसद कैसा है? द्विसदनीय है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, इसके हेड कौन है? इसके हेड हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति जो कि संसद का अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा, ये बात पूछा जाता है एग्जाम में। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा की बात करते हैं। पहले लोकसभा पढ़ेंगे फिर राज्यसभा पढ़ेंगे। तो लोकसभा जिसका दूसरा नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ पर क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 552 मेंबर यानी कि मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 552, अधिकतम सदस्य 552। फिलहाल देखिए, जिसमें से 530 कहाँ से हो जाएंगे? स्टेट से हो जाएंगे, और 20 कहाँ से हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से हो जाएंगे। ध्यान रहेगा, ठीक है। और 2 होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, लेकिन अभी जो एंग्लो इंडियन वाला था उसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि अब जो एंग्लो इंडियन है ये अब नहीं है सीटें। ठीक है, तो 104वें संविधान संशोधन से 2019 में इनको हटा दिया गया। ध्यान रहेगा, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो करंट इनका जो टेन्योर होता है, मतलब कितने साल के लिए लोग चुने जाते हैं, तो पहला 5 साल के लिए होता है, उससे पहले भी संसद को भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। किसमें? लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो स्पीकर होते हैं। स्पेशल पावर की बात करते हैं, लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर होती हैं, देखिए, जो कि राज्यसभा के पास नहीं होती हैं। जैसे कि मनी बिल केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली कहाँ? इन द लोकसभा। ध्यान रहेगा इसको। लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि लोकसभा होती है किसको कंट्रोल करते हैं? मंत्री परिषद को नियंत्रित करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, जिसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि परमानेंट हाउस होता है और नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अभी आपको पढ़ाया गया है कि लोकसभा जो है डिसॉल्व हो सकती है उससे पहले भी, लेकिन जो ये होता है राज्यसभा, ये क्या होता है? स्थायी सदन होता है। कैसा? स्थायी सदन, कभी भंग नहीं होती है, यानी कि कभी भंग नहीं होती। आगे चलते हैं।
हाँ, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250 होती है। लोकसभा की कितनी थी? 552 थी। ठीक है, और जिसमें से 238 जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं यानी कि चुने जाते हैं, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, जिसमें से हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? राज्यसभा में। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का काम क्या है? राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में। ठीक है, सभापति है राज्यसभा के, सभापति। कुछ स्पेशल पावर होती है राज्यसभा की जो कि लोकसभा के पास नहीं होती हैं, तो स्पेशल पावर तभी कहा गया है इनको। ठीक है, जो कि एक दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। कैन अलाउ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकती है कौन? अनुच्छेद 249 के जरिए राज्यसभा। ठीक है, अप्रूव करती है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन, जो कि 312 में मेंशन है। अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की मंजूरी देती है कौन? राज्यसभा। ध्यान रहेगा, अनुच्छेद 312। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है समझिए। देखिए, लोकसभा को बुलाना, उसको स्थगित करना और उसको भंग करना, ये सभी काम किसके होते हैं? प्रेसिडेंट का रोल होता है इसमें। ठीक है, यानी कि सम्मन्स, प्रोरोगेस और डिसॉल्व होता है कौन? लोकसभा को। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लोकसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, ये तीनों ही काम किसके होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ध्यान रखिएगा इसको। और अपने एसेंट देते हैं किस पर? बिल पर, यानी कि विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है कौन? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। जब संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के जरिए? आर्टिकल 123 के जरिए। 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि किस आर्टिकल के जरिए जो ऑर्डिनेंस है इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो कौन? राष्ट्रपति। तो 123 के जरिए। अब देखते हैं पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक बजट सत्र होता है जब बजट आता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ये 3 टाइप के सेशन इंडियन पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, तो अगर जब कभी जॉइंट सेटिंग की बात की जाती है, यानी कि संयुक्त बैठक, कोई ऐसा बिल आ गया जो कि पास नहीं हो रहा है एक से, तो जॉइंट सेटिंग बुला लेते हैं, उससे पास करते हैं। तो प्रिसाइडिंग स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो वहाँ पर प्रिसाइड करते हैं, जो कि आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है। लोकसभा की अध्यक्षता में 108 अनुच्छेद के जरिए आप संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, यानी कि जॉइंट सेटिंग को बुला सकते हैं कोई डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर समझते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मनी बिल है वो किस में हो सकता है? आपको बताया है अभी, जो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। ये स्पेशल पावर होती है किसकी? लोकसभा की, और ये अनुच्छेद 110 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, जो कि संविधान को बदलने वाले बिल होते हैं, अमेंडमेंट बिल होते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, किसी भी हाउस में। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज, जिनको प्रेसिडेंट रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी भी हाउस में। ठीक है, संविधान संशोधक विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, संविधान राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं कौन? संविधान संशोधक विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी गई इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कंपोजिशन की बात करता है। जो अनुच्छेद 79 है जो कि संसद की संरचना की बात करता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा की संरचना की बात करता है, यानी कि राज्यसभा कंपोजिशन की बात करता है। आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। 80 जो है बात करता है राज्यसभा की संरचना की, और जो 81 है वो किसकी बात करता है? लोकसभा की संरचना की। और जो 85 है वो किसकी बात करता है? सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 किसकी बात करता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्रों की बात करता है आर्टिकल 85। और 108 अभी पढ़ के आए आप, जॉइंट सेटिंग यानी कि संयुक्त बैठक की बात करता है। और आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 123 जिसमें ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। चलिए, तो आर्टिकल 123 से अध्यादेश आ सकता है। अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम एंड यूनियन स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूनियन स्टेट रिलेशन। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम एंड यूनियन स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और फेडरल सिस्टम क्या है भारत का, उसको समझते हैं। ठीक है, संघीय ढांचा। देखिए, भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था है। कैसी है? अर्धसंघीय व्यवस्था है, जिसमें एकात्मक झुकाव अधिक है।
यानी कि इंडिया एक कौसी फेडरल सिस्टम है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस्ड है, यानी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात ये कही गई है, जो कि कहाँ से लिया गया है, बोरोड फ्रॉम द कनाडा। स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया है, यानी कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये बात कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है मजबूत केंद्र। की फीचर्स कौन कौन से इसके समझते हैं। देखिए, द्वैत शासन है केंद्र और राज्य सरकार का, मतलब केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे होगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में होंगी। ठीक है, रिटर्न है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं ओरिजिनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान होगा, इसमें मूल स्वरूप कितने होंगे, 395, अनुच्छेद कितने होंगे, 12। कितने अनुच्छेद हैं, 12, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, सर्वोच्चता किसकी रहेगी, संविधान की रहेगी। जुडिशरी कैसी रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये सब फेडरल सिस्टम में आता है। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, मतलब सेंटर की पावर अलग रहेगी और स्टेट की पावर अलग रहेगी, दोनों की अलग अलग पावर को डिफाइन करके रखा गया। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, जो कि शेड्यूल 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। यूनियन लिस्ट, सेंटर और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तीनों को पढ़ चुके हैं हम लोग। यानी कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, बीच में टकराव ना हो, इसके लिए जो है इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, इनकी पावर्स को, और जो कि 7 शेड्यूल में मेंशन कर दी गई हैं। टकराव ना हो, टकराव से बचने के लिए शक्तियों और विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो संघीय सूची है उसमें कितने विषय हैं, 97 सब्जेक्ट हैं। इसमें से क्वेश्चन पिछली बार 2021 में यूपी पेट में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कितने विषय हैं, 57 विषय हैं। जैसे कि कौन कौन से आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर में, डिफेंस का आ जाएगा, फॉरेन अफेयर आ जाएंगे, एटॉमिक एनर्जी आ जाएंगी। ओनली यूनियन कैन मेक लॉ ऑन दिस, मतलब यूनियन जो है, सेंटर जो है, इन्हीं सब पर लॉ बना सकता है, जो कि स्टेट यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करी गई है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 66, यानी कि 66 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कौन कौन आता है, पुलिस आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुलिस, एग्रीकल्चर पूछा जा चुका है, किस में आता है, स्टेट लिस्ट में। पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब किस में आता है, स्टेट लिस्ट में। और ओनली स्टेट कैन मेक लॉ, इस पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। तो कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 66 होते हैं। स्टेट में 97 होते हैं, किसमें, संघ में, यानी कि और जो स्टेट होता है किस पे बना सकता है, पुलिस पे। पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर। एग्रीकल्चर किसके, स्टेट के अंदर। और हेल्थ किसके, स्टेट के अंदर आता है। क्लियर है, ध्यान रखना इन बातों को, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सूची हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं समवर्ती सूची की, जिसमें कितने विषय होते हैं, 47 विषय होते हैं। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन पे दोनों ही लोग काम कर सकते हैं। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिस पर दोनों लोग ही कानून बना सकते हैं। विवाह और वन हो गया, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का प्रावधान होगा। मान लो दोनों ही कानून बनाए गए हैं, किसी प्रोविजन में दोनों में कंट्रडिक्शन आ गया, तो फिर वहाँ पर सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बोथ कैन लेजिस्लेट लॉ, एजुकेशन है, मैरिज है, फॉरेस्ट है, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एजुकेशन किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में रेसिडुअरी पावर क्या होती हैं, शेष शक्तियाँ, यानी कि जो सूची में नहीं है। कुछ ऐसे भी ये जो होते हैं जो कि सूची में नहीं है, वो किसके अंदर में जाएंगे, केंद्र के अंदर में, सेंटर के पास में जाएंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगा ये तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि 245 से 255 के बीच में मेंशन किए गए हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं इनको। नॉर्मली स्टेट कैन मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, मतलब जो राज्य होता है वो राज्य की सूची पर बनाता है, और जो केंद्र होता है वो केंद्र सूची पर ही कानून बनाते हैं। नॉर्मल बात है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक दूसरे पर, तो जब केंद्र को जरूरत पड़ती है कुछ स्पेशल केसेस में, तो वो बना देता है। यानी कि पार्लियामेंट आल्सो लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, राज्य अपनी सूची और केंद्र अपनी सूची पर कानून बनाते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के रूप में कई जगहों पर पार्लियामेंट भी कानून बना देती है। किस पे, स्टेट लिस्ट के पॉइंटों पे, यानी कि उन पे जो मेंशन किए गए हैं स्टेट लिस्ट में, उन पर भी कानून बना सकता है कौन, केंद्र सरकार। तो समझते हैं कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें बना सकता है। तो पहला है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जब आएगी, तो आर्टिकल 249 में ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा पास कर देगा स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। किस पर, स्टेट लिस्ट में जो मेंशन किए गए हैं उन पर कानून बना सकती है कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी आर्टिकल 249 में, जो कि मेंशन किया गया है। और राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेंबर से पास होना होगा, बिल्कुल। ठीक है, तभी जो है कानून बना सकता है कौन, पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी का प्रोविज़न है, जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है, उस पर भी बना सकता है कौन, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ठीक है, अगर राज्य रिक्वेस्ट करते हैं राज्यों के अनुरोध पर, जो कि आर्टिकल 252 में मेंशन किया गया है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मांग करते हैं कि आप इसका इस पॉइंट पर कानून बना दीजिए पार्लियामेंट से, तो बना देता है वो। ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। आगे बात करते हैं ट्रीटी, यानी कि संविधान लागू करने हेतु। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जो कि 253 में है। मान लो कोई ऐसा स्टेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वहाँ पर केंद्र की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं जो कि 256 से 263 में मेंशन है। राज्य को केंद्र के कानूनों का पालन करना होगा, ये किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 256 में। राज्य को केंद्र के कानूनों को मानना ही होगा, किसमें है? आर्टिकल 256 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्यों को आदेश दे सकता है, कौन? केंद्र, जो कि आर्टिकल 257 में मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किससे अपॉइंट करी गई है? गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और जो कि क्या काम करता है? लिंक बनता है किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कौन? गवर्नर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गवर्नर एज एजेंट का काम करता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, जो कि स्टेट में बैठा हुआ होता है, सेंटर का ही एक। ठीक। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 263 में मेंशन करी गई है, जिसको किस लिए बनाया गया था? अंतर राजस्व परिषद, जो कि अनुच्छेद 263 में है, जो राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाती है। क्या करती है? राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, जैसे कि पानी को लेकर के, अक्सर आपने सुना होगा रिवर के पानी को लेकर के, तो उनको सुलझाती है कौन? इंटर स्टेट काउंसिल। हालांकि इंटर स्टेट वाटर बनाई गई है ऑलरेडी, लेकिन ये उसी के लिए बनाई गई थी, जो भी डिस्प्यूट है छोटे मोटे उनको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए, कुछ कर केंद्र वसूलता है पर राज्यों को दे देता है। सम टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द यूनियन बट गिवन टू द स्टेट। अब देखिए फाइनेंशियल रिलेशन किस में लिखे गए हैं? आर्टिकल 268 से लेकर के 293 यानी कि 293। ठीक है, पढ़ते हैं इनको बारी बारी। कुछ स्टेट यानी कि कुछ केंद्र सरकार और राज्य मिलकर बांट लेते हैं। सम टैक्सेस आर शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट, जो कि आर्टिकल 270 में मेंशन करे गए हैं। कुछ जो है सेंटर कलेक्ट करता है और देता है किसको है? स्टेट्स को। कुछ जगह पर क्या करता है? केंद्र व राज्य दोनों मिल करके आपस में बांट लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 270 में लिखा गया है। अब अगला है फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 280 है, ध्यान रखना है इस बात को। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है, जो कि रिकमेंड करता है कि संसाधनों के बंटवारों की सिफारिश करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की बात करता है। कौन? फाइनेंस कमीशन। किसको कितना देना है ये बात फाइनेंस कमीशन बताता है, सेंटर को कितना और स्टेट्स को कितना। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रांट इन एड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रांट इन एड जो कि आर्टिकल 275 में है। कमजोर राज्यों को अनुदान देना। कोई राज्य में मान लो अगर कोई कमजोर है तो सेंटर उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे सकती है, यानी कि अनुदान, ग्रांट इन एड बोलते हैं उसको। तो ये अनुच्छेद 275 में मेंशन किया गया है। आगे बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न की, जो कि 3 टाइप की इमरजेंसियाँ हैं। एक है आर्टिकल 352, 356 और 360। 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, और 356 है प्रेसिडेंट रूल। तो ध्यान रहेगा 3 टाइप की इमरजेंसी हैं। इन जगहों पर अगर लगी हुई है तो भी जो है सेंटर जो है स्टेट्स पर कानून बना सकता है। इन इमरजेंसी फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी। देखिए, आपातकाल के समय में जो संघीय व्यवस्था है वो किसमें बदल जाती है? एकात्मक बन जाती है। इमरजेंसी के सिचुएशन में जो फेडरल सिस्टम है वो बिकम बन जाता है किसमें? यूनिटरी। ठीक है, ध्यान रहेगा। यूनियन टेक कंट्रोल द स्टेट ओवर द सब्जेक्ट। जो यूनियन होता है वो सब पर कंट्रोल ले लेता है, किस पे? स्टेट के सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल ले लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। किसके टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर। हाँ, मान लीजिए ड्यूरिंग द, ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में राज्य सरकार भंग कर दी जाती है। जो राज्य सरकार है उसको भंग कर देते हैं, कब? जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। ठीक है, ध्यान देगा ये बात। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू रिमेंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं। देखिए, ध्यान रखने हैं। कानून बनाने का क्षेत्र 245 में दिया गया है। 246 में संघ, राज्य और समवर्ती की शक्तियों की बात करी गई। यूनियन स्टेट और कंकरेंट की पावर की बात करी गई है। आगे बात करते हैं। 249 में नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, जो कि आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए, नेशनल इंटरेस्ट लॉ। 252 में राज्य के अनुरोध पर कानून, ये भी पढ़ चुके हैं आप। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 263 क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। आगे देखते हैं। हाँ, 280 में क्या है? फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। यही आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन कब? 280 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हेड कौन होता है? जिले का प्रमुख कौन होता है? भाई जिला का कलेक्टर होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द हेड ऑफ द स्टेट। आगे चलते हैं। इनका रोल क्या होता है? इनका रोल क्या होता है? रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि राजस्व और राजस्व प्रशासन और कानून और व्यवस्था। तो दोहरी भूमिका होती है इनकी, राजस्व प्रशासन और कानून और व्यवस्था। ठीक है, रिवेन्यू फंक्शन क्या होते हैं इनके? देखिए, राजस्व कर में क्या कहता है? भूमि राजस्व वसूली, भूमि अभिलेख और कृषि और कर, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन, लैंड का रिकॉर्ड और एग्रीकल्चर और टैक्सेस, ये सब कौन करता है? रिवेन्यू फंक्शंस के अंदर आते हैं। कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था का भी देखरेख करता है कौन? कलेक्टर। शांति बनाए रखना, पुलिस समन्वय और निवारक हिरासत, यानी कि मेंटेन पीस,
पुलिस कोऑर्डिनेशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब किसके लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन के अंदर कराते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। जुडिशियल फंक्शन की बात करते हैं, मजिस्ट्रेट पावर होती है इनके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट रोल यानी कि विकास कार्य में इनके क्या सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनके बारे में लागू करना उनको। ठीक है, और पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख, पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख करना, इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। आगे चलते हैं। इलेक्शन ड्यूटी यानी कि निर्वाचन कार्य के बारे में देखते हैं। निर्वाचन कार्य के निर्वाचन आयोग के तहत जिले में निर्वाचन करवाना, चुनाव करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन में जब रिलीफ इन द वर्क, फ्लड हो, ड्रॉप हो और एपिडेमिक हो, यानी कि बाढ़ और सूखा महामारी में राहत का कार्य कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल भी इनके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, कोऑर्डिनेशन रोल यानी कि लिंक होता है किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है, समन्वय की भूमिका निभाता है किसमें, राज्य सरकार और जिला स्तरीय कार्यालयों के बीच की कड़ी के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर खत्म हो चुका हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। अगला टॉपिक है DRDA यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ये भी आपके में मेंशन किया गया सिलेबस में, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म पढ़ी सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थापना कब हुई, भारत सरकार द्वारा 1980 में की गई। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है उनको लागू करना और उनकी निगरानी करना। ये कौन करता है, DRDA। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोकस एरिया क्या होता है इनका, मुख्य क्षेत्र कौन से होते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, DRDO। ठीक है, आगे बात करते हैं। फंडिंग इनकी क्या होती है, देखिए फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इनको फंड देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेड कर दिया जाता है वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हेड होता है इसका। और फंक्शंस क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट करना वही मनरेगा जैसे स्कीम हुई और PM ग्रामीण वाली हुई, ये सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना, ये इनका क्या होता है, काम होता है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं और सरकारी विभाग के बीच में समन्वय का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। विकास कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करना, और विशेष ध्यान किस पर रखा जाता है, कमजोर वर्ग है, जो SC ST महिलाएं हैं और BPL वाले परिवार हैं, उनके उत्थान के लिए काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी रह गया था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। 3 टियर सिस्टम होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होती है और एक हाई कोर्ट होती है और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है। 3 टायर सिस्टम होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हायर होती है, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाती हैं। तो 3 स्तरीय प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसमें आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक में इनको मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान रहेगा आपको, हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कौन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं इनके बारे में। चीफ जस्टिस और अदर जजेस अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो अदर जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज होते हैं, जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। इनके पास कैसा होता है, ओरिजिनल, अपील और एडवाइजरी जुडिक्शन यानी कि मूल और अपीलीय और परामर्शी अधिकारिता होता है इनके पास, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान का संरक्षक है और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 32। अगर हमारा संविधान मतलब जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 256 के जरिए हम लोग जा सकते हैं, 226 के जरिए हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट। ध्यान रखना इस बात को। तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान का संरक्षक है और मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है या संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। जुडिशियल रिव्यू पावर होती है इनके पास, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति होती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक है, जिसमें प्रत्येक राज्य और संयुक्त राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 1 इन ईच, हर राज्य में एक अपना उसका हाई कोर्ट होगा। कभी कभी 1 से ज़्यादा राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट होता है, तो
वो भी हो सकता है। हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, इसके हेड होते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इनके जो है हेड होते हैं, उनको चुना जाता है। हाँ, सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला व अधीनस्थ न्यायालयों को देखरेख करना कौन? हाई कोर्ट का काम होता है। इशू जारी करना, फंडामेंटल राइट के लिए भी बताया आपको 226 के जरिए अगर इन्फोर्समेंट होगा तो ये भी जो है 5 टाइप के रिट्स को इशू कर सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इज जज जो है उसमें हेड होते हैं। जिला जज व सत्र न्यायाधीश प्रमुख होते हैं। हैंडल्स करते हैं क्या? कौन कौन से केसेस? सिविल केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए। सिविल केसेस आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है कौन? सबऑर्डिनेट कोर्ट। एट लोअर लेवल पर मुंसिफ होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। निचले स्तर पर कौन? मुंसिफ और मजिस्ट्रेट और परिवार न्यायालय होते हैं। ठीक है, फैमिली कोर्ट्स होती हैं। वर्क अंडर द हाई कोर्ट सुपरविजन, उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं कौन? जो हाई कोर्ट। वर्क अंडर द हाई कोर्ट मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं किसके देखरेख में? हाई कोर्ट के देखरेख में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनकी बात करते हैं जो कि इंडियन जुडिशरी की हैं। इंडिपेंडेंट होती है, ये तो पता ही आपको। स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि एकीकृत प्रणाली होती है, एक ही श्रेणी बंधित होती है, सिंगल हायर की होती है, मतलब सबसे ऊपर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, फिर आप हाई कोर्ट, फिर नीचे सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट को आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण है। PIL यानी कि लोकहित याचिका स्वीकार्य है। PIL क्या है? स्वीकार्य है, अलाउड है। न्यायाधीशों का कार्यकाल व वेतन सुरक्षित है, मतलब जो भी हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाएंगे, मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत राज, अगला टॉपिक है हमारा पंचायत राज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट कमेटियाँ आई हैं पंचायती राज के लिए, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उनको पढ़ते हैं। तो पहला है बलवंत राय जी मेहता कमेटी, जो कि 1957 में आई थी, जो रिकमेंड करती है किसका? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करता है कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी, 57 में ये आई थी, 1977 में ये आई थी, जो कि सजेस्ट करती है 2 टियर सिस्टम, यानी कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो बलवंत राय मेहता जी 3 स्तरीय राज व्यवस्था की बात करते हैं और अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करती हैं। ठीक है, तो ये 2 कमेटियाँ हो गई। तीसरी कमेटी कौन है? LM सिंघवी कमेटी, जो कि रिकमेंड करती है संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करती है किसको? पंचायती राज को। क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए इसको। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो LM सिंघवी ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी, और जो ऊपर की 2 कमेटियाँ थी, यानी कि अशोक मेहता कमेटी 2 स्तरीय की बात करती हैं, और जो इसके ऊपर थी सबसे पहले वाली, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश करती है। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय और अशोक मेहता 2 स्तरीय, और जो हमारे LM सिंघवी हैं वो कि संविधान को दर्जा की सिफारिश करती हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं पंचायती राज की। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको बनाया गया था पंचायती राज को, जो कि ऐड किया गया था पार्ट 9 ऑफ इंडियन, जो आर्टिकल हैं 243 से 243 O तक। पार्ट 9 में मेंशन है, आर्टिकल कहाँ से? 243 से 243 O तक। भाग 9 में जोड़ा गया अनुच्छेद 243 से 243 O तक। 3 टियर सिस्टम होता है। एक ग्राम पंचायत होता है, एक होता है पंचायत स्तर पर, यानी कि ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, और पंचायत स्तर पर पंचायती यानी कि ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायती समिति, और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी होती है? जिला परिषद। 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होते हैं, जो कि इलेक्शन है, हर 5 साल में चुनाव होता है इनका। रिजर्वेशन होता है यहाँ पर SC ST के लिए, और 33% किसके लिए? यानी कि 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो इनका इलेक्शन होता है कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है इनका पंचायती इलेक्शंस को। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव करवाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि इनके फंड को कितना दिया जाना चाहिए, यानी कि इनके फंड कहाँ से डिसाइड होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि इनको कितना फंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 शेड्यूल की बात करते हैं। 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं जो कि ट्रांसफर किए गए हैं किसके लिए? पंचायती राज को, यानी कि 11वीं अनुसूची जो है जिसमें 29 विषय हैं जो कि पंचायती राज को सौंपे गए हैं। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा, आगे बात करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की तो पंचायती राज हम लोगों ने पढ़ लिया, गांव स्तर के लिए, ग्राम स्तर के लिए पंचायती राज है, और अगर शहरी स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है, जो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड करी गई थी। 73rd के जरिए पंचायती राज, उसके बाद ये
म्यूनिसिपैलिटी की बात करी गई है, जो कि 9A किसमें है, पार्ट 9A में जोड़ा गया था। अनुच्छेद कहाँ से, 243 से लेकर के 243 ZG तक, 243 से लेकर के 243 ZG तक। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने टाइप की लोकल बॉडीज़ होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो पहली होती है नगर पंचायत फॉर द ट्रांजिशन एरिया, यानी कि ग्राम से नगर में बदलते क्षेत्रों के लिए कौन सी होती है, नगर पंचायत। और म्यूनिसिपल काउंसिल कौन सी होती है, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होती है म्यूनिसिपल। स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होती है म्यूनिसिपल काउंसिल। और जो इससे बड़े होते हैं उनके लिए होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए, जो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है, रिजर्वेशन होता है SC/ST के लिए, और 33% यानी कि 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होती है, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। और इलेक्शन किस कब होता है, 5 साल के बाद, हर 5 साल में इनका भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। किसके जरिए होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हाँ ठीक है। शेड्यूल 12 में मेंशन किए गए 18 सब्जेक्ट जो कि म्यूनिसिपैलिटी को दिए गए हैं, यानी कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं नगर पालिका को सौंपे गए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर। आगे बात करते हैं वार्ड कमेटी फॉर एरिया विद इन द पॉपुलेशन, मतलब अगर 3 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पर वार्ड कमेटी भी बनाई जाती है, वार्ड कमेटी एरिया। ठीक है, 3 लाख की जनसंख्या में, 0 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को वार्ड समितियाँ। अब देखिए पंचायती राज को बोलते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको, पंचायती राज, जो कि गांव के लिए बनाई गई थी, तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन यानी कि शहरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, तो आपको बताना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो कि डायरेक्टली मेंशन करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही न्यूज़ में इस समय, भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 में है। ध्यान रखना इसको, बहुत ही न्यूज़ में है, एग्जाम में आ सकता है। अनुच्छेद 324 किसकी बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 315 में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, जो कि स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बात करता है, पंचायती वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 315 में, जो कि हैं पढ़ चुके हैं आप। फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 में, ये भी पढ़ चुके हैं आप, ध्यान रखना इसको, एग्जाम में आ सकता है। कैग की बात करते हैं, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि महालेखाकार और एवं नियंत्रक, जो कि अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 148 में जिसकी बात करी गई है, यानी कि आर्टिकल 148 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में है, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, जो कि राज्य के, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द SC and ST, जो कि आर्टिकल 338 में है और 338A में है। ठीक है, आर्टिकल 338, 338A और 339 में, ध्यान रखना इनको। ये स्पेशल ऑफिसर्स है किसके लिए, SC/ST, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अन्य पिछड़ा आयोग के लिए, आर्टिकल 338B, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। गुड एंड सर्विस, यानी कि GST काउंसिल की बात करी गई है। GST परिषद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 279A, ध्यान रखना इसको, 279A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, इनकी बात कर लेते हैं, जो कि क्रिएट किए गए हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा, जो कि बाद में मेंशन, जो कि मेंशन नहीं है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्ट से बनाई गई हैं। तो इसमें पहले कौन सी, नीति आयोग, जो कि 2015 में बनी है। कब है, 2015 में बनी है नीति आयोग। आगे देखते हैं। नीति आयोग 2015 में बना योजना आयोग की जगह। ठीक है, किसकी जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि 1964 में बना, एक्ट 2003 के जरिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, करप्शन को लेकर के होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI 1963 में बना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1993 में। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त 2013 में, लोकपाल और लोकायुक्त 2013। नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन्स 1992, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाए, ह्यूमन बॉडी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आगे बात करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो कि 2010 में है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ध्यान रखना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये सब थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।